मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर वार्पना आप सबों का अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना। देखिए, ऐसा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, गहराई तक में क्या क्या है, ये जानना हम लोगों के लिए मतलब हम लोग सब चाहते हैं कि ये जानें कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर, यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर 12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं पहुंच पाए कोई भी वैज्ञानिक। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के मतलब अंदर के हिस्से में पहुंचते हैं तो ताप लगातार बढ़ते चला जा रहा है। तो अभी तक 12 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब कोई वैज्ञानिक या कोई भी संयंत्र पृथ्वी के अंदर तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए हमें पृथ्वी का एक्चुअल जानकारी भी प्राप्त नहीं है। तो हम लोग कई सारे आधार पर ये जानने का कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा होगा। तो उसके लिए मतलब मुख्य रूप से कई सारे आधार तय किए गए। जैसे मान के चलिए कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है। तो इन सारे घटनाओं से हम लोगों ने जानने का कोशिश किया, कुछ चीज़ों को प्राप्त की। जैसे मान के चलिए कि ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी फटा तो पृथ्वी के अंदर से तरल अवस्था में जो भी लावा वगैरह निकले। तो हम लोग ये मतलब जाने, ये चीज़ हम लोगों को पता चला कि भाई पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब वहाँ का ताप बहुत ज़्यादा होगा। सिर्फ ये अनुमान है, ये सिर्फ हम लोग अनुमान लगाते हैं। कोई भी घटनाएं घटती है तो उससे संबंधित हम लोग अनुमान लगाते हैं। कई सारे राय बने हुए हैं। अभी भी बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं में मतभेद बना हुआ है। जैसे कि पहले हम लोग ये तय कर लेते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किन किन आधारों पे पढ़ते हैं। तो पहला आता है प्राकृतिक आधार, नेचुरल सोर्स के रूप में आता है। जैसे मान के लिए हम लोग देखें, अभी बात कर रहे थे भूकंप, ज्वालामुखी। देखिए, भूकंप हम लोगों को किस प्रकार जानकारी देती है, पहले वो देखिए। हम लोग इसके बारे में डिटेल में, भूकंपीय तरंगें जो है वो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में जो कैसे जानकारी देती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि भूकंपीय तरंगें हैं, वो तीन प्रकार के भूकंपीय तरंगें हैं। उसके बारे में डिटेल हम लोग मतलब जब भूकंप पढ़ने लगेंगे तो वहाँ देखेंगे। वैसे कुछ तरंगें हैं जो कि ठोस और द्रव दोनों में तैरती है, दोनों में गमन कर सकती है। कुछ तरंगें हैं जो कि सिर्फ ठोस में चलती है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भूकंप यहाँ पे आता है, भूकंपीय केंद्र यहाँ है, तो इसका आवास इस वाले क्षेत्र में भी होना है और संभवतः इधर इसका आवास इधर भी इस वाले भी क्षेत्र में होना है। जैसे मान लीजिए कोई अगर भूकंप यहाँ पे हो रहा है तो इसके इस ओर भी होना है, इसके दूसरे ओर भी होना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अगर भूकंपीय तरंगें यहाँ महसूस की गई बट यहाँ नहीं किया गया, तो हम लोग वैज्ञानिकों की जो टीम थे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि भाई जो स्पेसिफिक तरंग है जो कि मतलब सिर्फ ठोस में चल सकती है, लिक्विड में नहीं चल सकती है, तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि भाई पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है, कुछ हिस्सों में कुछ हिस्सा ऐसे हैं जो कि लिक्विड फॉर्मेट में है। इसका मतलब ऐसा उन्होंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो भूकंपीय तरंगें थी वो वहाँ उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये वैज्ञानिकों की अलग अलग टीमें हैं जो कि उस तरंगों के आधार पे भी अपना एक राय बनाती है। ठीक है, तो ये तो था प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंपीय तरंगें, ज्वालामुखी। उसके आधार पे भी पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। दूसरा एक चीज़ और है, वो जी देख लेते हैं। जैसे घनत्व अर्थात डेंसिटी। पृथ्वी का जो घनत्व है, उसके कई सारे परतें जो है, उसका घनत्व लगातार जब जैसे हम लोग आंतरिक हिस्से में प्रवेश करते हैं
तो उसका घनत्व लगातार बढ़ते चला जाता है। ठीक है, हम लोग घनत्व को भी समझ लेंगे। दूसरा आता है दाब, प्रेशर। जब जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर की ओर जाते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो भी लगातार बढ़ते चला जाता है। और तीसरा है ताप, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी जो होता है वो मतलब डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, और प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। इसका मतलब जब घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, जब घनत्व बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर की ओर आते हैं तो उसका घनत्व लगातार बढ़ते चला जाता है, उसका दाब भी लगातार बढ़ेगा, और जब ये सब बढ़ेगा तो लगातार उसका टेम्परेचर भी बढ़ते चला जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी, एक और जानकारी जान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक हिस्से में 32 मीटर के गहराई पर उतरने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब लोग 32 मीटर के अंदर आते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। सामान्यतः ये डाटा है। वैसे जैसे जैसे हम लोग गहराई में उतरते हैं ये डाटा में चेंज होता है, मतलब ये 32 से 40, फिर 50, फिर 60, फिर 100 मीटर, फिर 200 मीटर, यानी कि अभी फ़िलहाल से मान लीजिए ऊपरी सतह पे है तो 32 मीटर में 1 डिग्री से बढ़ गया, और अंदर जाएंगे तो 40 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ये जो डाटा है, ये जो दर है, ये लगातार फ्लक्चुएट होते रहता है, ये बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो सामान्यतः एक डाटा ये है 32 मीटर, मतलब जब हम लोग अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए एक चीज़ और देख लेते हैं, घनत्व को समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर देते हैं घनत्व पे। डेंसिटी क्या है? तो एकांक आयतन में जो द्रव्य का मात्रा होती है उसे हम लोग उस पदार्थ का डेंसिटी कहते हैं। ये तो क्या फॉर्मूला, अब इसको हम लोग समझ के देखते हैं। जैसे अगर हम इसको समझें, मान के चलिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक लोहा का टुकड़ा लिए, एकदम 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा भी। ये लोहा का ले लिए। सेम इसी आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, सेम इसी आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, और सेम इसी आकार का एक रुई का टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, ये लोहा का है, ये लकड़ी का है, और ये रुई है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि इसमें से किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा? डेफिनेटली लोहा का होगा, इससे कम लकड़ी का होगा, और इससे भी कम रुई का होगा। ऐसा इसलिए भाई, क्योंकि लोहा का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, इससे कम लकड़ी और इससे कम रुई। बात समझ में आया? मतलब जगह उतना ही छेक रहा है, बट इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा। इसका डेंसिटी इसके अपेक्षा कम है तो इसका द्रव्यमान इसके अपेक्षा कम होगा, और इसका डेंसिटी रुई के मतलब इससे भी ज़्यादा रुई का डेंसिटी कम है तो इसका द्रव्यमान भी, रुई का द्रव्यमान इसके अपेक्षा कम होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये इसलिए मैं मतलब इस पर चर्चा किया हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक में हम लोगों ने क्या सीखा है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में जिस तथ्यों के आधार पे हम लोग जानेंगे वो कौन कौन सा है? वो भूकंपीय तरंग है, ज्वालामुखी है, भूगर्भिक ताप है, दाब है और घनत्व है। इन तथ्यों के आधार पे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, पृथ्वी का जो आंतरिक विभाजन है अब हम लोग उसको 2 आधार पर सीखेंगे। ठीक है, पहला जो आंतरिक संरचना बताया था वो थे ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक स्वेस। एक ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे स्वेस, उन्होंने इसके रासायनिक संघटकों के आधार पर, यानी इसके अवयवों के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा।
ठीक है। इन्होंने पहला आधार बांटा कि जो सबसे ऊपरी परत है उसको उन्होंने कहा सियाल, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता थी। सिलिकॉन और एल्युमिनियम के मात्रा के कारण उन्होंने ऊपरी परत को सियाल कहा। जो मध्य परत था इसको उन्होंने सीमा कहा, सीमा। और जो आंतरिक परत था उसको इन्होंने नीफे का नाम दिया। अब नीफे नाम क्यों भाई? क्योंकि इसमें निकेल और फेरस दो तत्वों की प्रधानता थी। सीमा क्यों भाई? क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता थी, इसलिए उन्होंने इसको सीमा कहा। और इसको सियाल कहा क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता थी। ये किसके द्वारा दिया गया है? ये स्वेस के द्वारा दिया गया था। संभवतः आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो सियाल, सीमा और नीफे के रूप में पृथ्वी के आंतरिक सतहों का विभाजन किसने किया था? एक वैज्ञानिक थे, स्वेस। कहाँ के थे वो एक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, ठीक है। लेकिन इनके मतलब इन्होंने जो इसका मतलब इन परतों के बारे में जानकारी दी उसके अनुरूप उन्होंने तथ्य पेश नहीं किए, इसलिए कुछ दिनों के बाद समय के साथ साथ इस अवधारणा को मतलब माना गया लेकिन पूर्णतः नहीं माना गया। उसके बाद एक अवधारणा का पुनर्गठन हुआ। वो था इस आधार पे, भूकंपीय तरंगों के आधार पे। ये जो था वो उसके कह सकते हैं अवयवों के रूप में उसके जो भी अवयव थे उसके अकॉर्डिंग 3 आधार पे बांटा गया था, सियाल, सीमा और नीफे। अब भूकंपीय तरंगों के आधार पे भी पृथ्वी का विभाजन किया गया, उसके बाद देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है? भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का पुनः 3 विभाजन किया गया। ऊपरी परत को कहा गया क्रस्ट, ये पे मैं लिख देता हूँ, भूपटल या भूपर्पटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्रस्ट, ठीक है। उसका जो मिडिल पार्ट था, मिडिल हिस्सा था, इसको क्या किया? आवरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल, ठीक है। और सबसे नीचे जो परत था इसको कहा गया क्रोड, ये इसका केंद्रीय भाग होता है। यानी कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का 3 विभाजन किया गया, 3 स्तर में इसको बांटा गया। पहला था भूपटल या भूपर्पटी, दूसरा था आवरण मेंटल, और तीसरा था कोर। अब हम लोग इसके सीमा के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जाने कि भूपटल जो है ये सबसे ऊपरी परत है, तो भूपटल का जो ये लंबाई है वह 30-34 किलोमीटर का एवरेज है। 0 से 30-34 किलोमीटर का जो ये जो क्षेत्र है वो हम लोगों का भूपटल है या भूपर्पटी है। ये महाद्वीपों में जैसे मान लीजिए अगर मैं सागर वगैरह का बात करूं, सागर में ये सब घट के लगभग 5 से 7 किलोमीटर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये सागर है तो यहाँ से जिसकी लंबाई होती है लगभग 5 से 7 किलोमीटर रहती है, जबकि महाद्वीपों पे इसका लंबाई 30 से 34 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। ये हो गया कि क्या भाई, ये हो गया भूपर्पटी का सीमा। दूसरा है जो मेंटल है, इसका जो सीमा है ये 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके 2900 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है ये रहता है हम लोगों का आवरण या मेंटल। दूसरी ओर ये सबसे ज़्यादा होता है,
मतलब पृथ्वी का सबसे ज़्यादा हिस्सा यही होता है। आयतन के अकॉर्डिंग ये लगभग 83% होते हैं। अगर मैं आयतन का बात करूं तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा हिस्सा 83% सिर्फ और सिर्फ मेंटल है, आवरण है, ठीक है। और तीसरा हिस्सा कोर है। इसका जो लंबाई है वो है 6371 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6371 किलोमीटर है। और यही पृथ्वी का त्रिज्या भी है, रेडियस। पृथ्वी का रेडियस कितना है भाई? 6371 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अभी हम लोग 2-3 चीज़ें एक साथ पढ़े हैं, यानी ये तो अभी सिर्फ हम लोग पढ़े पृथ्वी का भूकंपीय तरंगों के आधार पे विभाजन। अब सबका अपना अपना गुण है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ घनत्व, तो लगातार पहले हम लोग बात किए थे कि घनत्व तो जो है जैसे जैसे पृथ्वी के गहराई की ओर बढ़ेंगे तो घनत्व तो लगातार बढ़ते चला जाएगा। तो अगर मैं घनत्व का बात करूँ, मैं इधर ही देख लेता हूँ कि घनत्व जो है, अब आप ऐसे भी बता सकते हैं अगर आपको लॉजिकली आपको पता है कि घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा भाई, तो ये जो भूपर्पट्टी है इसका घनत्व सबसे कम होता है। इसका घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है भाई? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है मेंटल। मेंटल का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5, दर दिखाई दे रहा है क्या? मैं इधर लिख देता हूँ, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोर का जो है इसका होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली सी बात है, सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के गहराई की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसका घनत्व भी लगातार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ जान लीजिए। एक चीज़ और जानिए, पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है, औसत घनत्व मतलब एवरेज डेंसिटी जो है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व सबसे कम कहाँ है? 2.7, अर्थात भूपर्पट्टी पे। लॉजिकली सी बात है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आपको अगर कितनी भी प्रकार से अगर सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। पृथ्वी का मतलब घनत्व जो है सबसे कम कहाँ पाया जाता है? भूपर्पट्टी पे। कितना होता है भाई? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ होगा भाई? कोर में 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और आपका जो आवरण है मेंटल, उसका जो है वो कहाँ है? 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? और इसका जो पूरे अगर पृथ्वी का मैं बात करूं, एवरेज का बात करूं, तो वो भी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक में हम लोगों ने पढ़ा था। ये है पृथ्वी का आंतरिक संरचना। इसमें से पहला ऊपर वाला क्या बोले थे भाई? ये क्या है? ये है क्रस्ट। दूसरा जो हिस्सा था ये है मेंटल। और तीसरा जो हिस्सा है ये है कोर, ठीक है। अब हम लोग इसका भी विभाजन देखते हैं कि ये जो, क्योंकि देखिए इसका जो गुण है वो लगातार बदलते रहता है। जैसे मान के लिए क्रस्ट का अपना कुछ गुण है, मेंटल का अपना है और कोर का अपना है। तो क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों को जो अलग करती है ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र जो कि क्रस्ट और मेंटल एक दूसरे को जहाँ पे संपर्क करती है, वो क्षेत्र जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीचों बीच का क्षेत्र होता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं मोहसिविक असंबद्धता। मोहसिविक असंबद्धता यानी ऐसा क्षेत्र जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है, ये जहाँ से दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ये जो है वो मोहसिविक असंबद्धता कहलाती है। एक चीज़ क्लियर हो गया।
दूसरा क्या होगा भाई, मेंटल और कोर। ध्यान दीजिए, मेंटल और कोर। तो जो मेंटल और कोर को जो ये जो क्षेत्र है, ये जहाँ से कि मेंटल और कोर एक दूसरे से सेपरेट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता। देखिए ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तक में ये जो दोनों हिस्से थे, तीनों हिस्से थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके बीच का जो ये क्षेत्र था असंबद्धता वाला, उसको हम लोग अलग अलग किए। अब देखिए क्या है कि ये तीनों क्षेत्र आपस में, ऊपरी और निचली, ये सब आपस में अलग होते हैं। जैसे मान के लिए क्रस्ट है, इसको डॉट लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, क्रस्ट को हम लोग दो हिस्सों में अगर बांट रहे हैं, एक हो गया ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी भूपटपट्टी, एक है निचली। वैसे सीधी सी बात है, ये ऊपर में, तो ये हो गया ऊपरी भूपटपट्टी और ये है निचली भूपटपट्टी। ठीक है, तो ऊपरी भूपटपट्टी और निचली भूपटपट्टी को जो अलग करती है, ये जो होता है, इसको हम बोलते हैं कॉनरोड, या कहीं कहीं इसको कोनार्ड बोलते हैं। कोनार्ड असंबद्धता। ठीक है, ऊपरी और निचली क्रस्ट को जो सेपरेट करती है वो क्या है, कोनार्ड असंबद्धता। दूसरी ओर मेंटल है, मेंटल को भी मतलब अगर बीच से बीच बांट दें, ठीक है, मेंटल के भी दो हिस्से होते हैं, ये हो गया ऊपरी मेंटल और ये है निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो अलग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेपिटी असंबद्धता। रेपिटी असंबद्धता। देखिए एक बात और जान लीजिए कि ये जो निचली मेंटल है, ये काफ़ी ठोस होती है। ठीक है, जबकि ऊपरी मेंटल जो है वो थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कमज़ोर होती है, इसलिए उसको दुर्बलता मेंटल भी कहा जाता है। ये इसके अपेक्षा दुर्बल होता है। ठीक है, और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो अलग करता है, जो सेपरेट करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, रेपिटी असंबद्धता। ठीक है, अब आ जाइए निचले हिस्से में। जो कोर है, ये भी दो हिस्सों में बढ़ती है। कोर भी आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ती है, एक ऊपरी कोर और एक निचली कोर। और इसको जो अलग करती है, ये जो होता है, ये असंबद्धता जो है, इसको हम बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता। कोई दिक्कत? इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो कोर का जो निचला हिस्सा होता है, निचला जो कोर होता है, वह काफ़ी ठोस होते हैं। ये काफ़ी ठोस होते हैं, जबकि ये ऊपरी कोर जो है वे आंशिक ठोस, या समझिए लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल कह सकते हैं, या अर्ध ठोस कह सकते हैं, अर्थात ये प्लाज्मा फॉर्मेट। ये तरल में रहता है, या फिर तरल से थोड़ा सा मोटा, जबकि ठोस से कम, अर्थात प्लाज्मा अवस्था में होती है, या फिर आप इसको समझ लीजिए कि ये लिक्विड फॉर्म में रहती है। कौन सा भाई? कोर का जो ऊपरी कोर है। ठीक है, ये निचला कोर है, ये ऊपरी कोर है। तो अब याद बताइए, अब आपके पास ये कुछ असंबद्धताएँ थी जिसको कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे मान के लिए अगर मैं पूछूं मौसमिक असंबद्धता किसके किसके बीच है, तो ये निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो है वो मौसमिक असंबद्धता है। रेपिटी क्या है? रेपिटी भाई मेंटल, सिर्फ अगर जब मेंटल को ही दो हिस्सों में बांटती है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, उसको लोग रेपिटी असंबद्धता बोलते हैं। उसी प्रकार जब कोर को दो हिस्सों में बांटते हैं तो ले असंबद्धता होती है। कोई दिक्कत? तो ये फिलहाल कुछ चीज़ें थी जो कि इसके
असंबद्धताओं के बारे में था। एक बात और जान लीजिए कि भूपर्पटी जो है, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूपर्पटी पे सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है भाई? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना मात्रा में पाया जाता है भाई? 46.8 46.8% ये भूपर्पटी पे है। यहाँ पे मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी आप लोग वायुमंडल समझ लेते हैं, नाइट्रोजन लगा देते हैं। नहीं, भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है 46.8%। दूसरा है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है भाई? 27.72%। 27.72%। और तीसरा है एल्यूमिनियम, वो है 8 समथिंग %। 8 समथिंग है। तो अब यहाँ भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स में कई बार फंस जाते हैं। अगर पूछे भूपर्पटी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो आप ऑक्सीजन लगा देंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि भूपर्पटी पर उपस्थित सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तब हम लोग क्या लगाएंगे? तब हम लोग सिलिकॉन लगाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब तक में जो भी पढ़े हैं उसको मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देना चाह रहा हूँ। सबसे पढ़े कि पृथ्वी का जो परत है वो ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक स्वेस के द्वारा उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था। किसमें भाई? एक था आपका सियाल, दूसरा था सीमा, और तीसरा था नीफे। वैसे अगर आप जानें, अगर दोनों को मिला है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्रस्ट है, इसको हम लोग सियाल भी बोलते हैं, क्योंकि भाई इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। मेंटल जो है, मेंटल को हम लोग सीमा बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और कोर जो है, इसको हम लोग नीफे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। एक चीज़ और देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जो एक चीज़ हम लोग तो जान ही चुके हैं कि इसका पूरा जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है भाई? 63-71 इतना किलोमीटर होती है। ये जो था लेहमैन असंबद्धता जो होती है, ये 51-50 किलोमीटर पे खींचा गया है। यानी खींचा नहीं गया, मतलब ये अनुमानित है 51-50 किलोमीटर के आसपास ये लेहमैन असंबद्धता होती है। ठीक है, ये तो आप जान चुके हैं कि ये आपका कितना होता है भाई? 2900 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद ये देख चुके हैं भाई 700 किलोमीटर के आसपास, और ये इधर 34 किलोमीटर के आसपास। तो ये क्रस्ट, इसका सीमा हम लोग पहले देख चुके हैं। ये मेंटल यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लेके कोर। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बावजूद इसके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई भी चीज़ जो कि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप भेज सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, जानकारीपूर्ण लगा है, तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसके पहले भी कुछ वीडियो डाला गया है, आप उसको भी जाकर देखिए जियोग्राफी से रिलेटेड। और आगे मैं कोशिश करूँगा लगातार आपको अपडेट देता रहूँ, लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मिले। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।